नमस्कार। द फेडरल देश के पर्सनल फाइनेंस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसे लंबी अवधि में और कहां निवेश कर आप अपने लिए बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। आज के शो में हमने जो थीम चुना है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग रिटर्न। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग रिटर्न को लेकर विस्तार के साथ समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है सहज मनी के फाउंडर अभिषेक कुमार, जो आईएम बेंगलुरु के एलुमनाई भी हैं, और वो हमें विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या ताकत होती है, किस तरीके से निवेशकों को निवेश करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे लंबी अवधि में एक बड़ा रिटर्न जो है वो जनरेट करके निवेशकों को दे सकता है। तो सबसे पहले अभिषेक सर, आपका स्वागत है हमारे साथ द फेडरल देश में जुड़ने के लिए। और मेरा पहला सवाल, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग रिटर्न हम लोग बार-बार सुनते हैं अलग-अलग जगहों पे, अखबारों में। ये क्या होता है कंपाउंडिंग रिटर्न? ये हमारे दर्शकों को समझाएं। जरूर मनीष जी, धन्यवाद। द फेडरल देश के दर्शकों के लिए आप ये एपिसोड कर रहे हैं और इसमें सहज मनी को शामिल होने का मौका दे रहे हैं। तो सरल शब्दों में कंपाउंडिंग तब होता है जब आपकी कमाई आपके मूल निवेश के साथ साथ खुद भी कमाई करने लगती है। आप उदाहरण के लिए समझें कि अगर आप 1,000 रुपये 10% ब्याज पे कमा रहे हैं तो साल के अंत में आपके पास 1,100 रुपये होंगे। बट अगर आप यही अब पैसा अगले साल के लिए पूरा का पूरा 1100 अगर इन्वेस्ट करते हैं और उस पर अगर आपको 10% और रिटर्न मिलता है तो आपको 100 रुपये नहीं, आपको 110 रुपये मिलेंगे। और यही चीज़ अगर आप साल दर साल करते जाएं तो ब्याज पर ब्याज जुड़ता जाता है। इससे इसी चीज़ को कंपाउंडिंग कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कंपाउंडिंग एक तरह का बर्फ का गोला है जो अगर आप ढलान पे लुढ़का रहे हैं तो धीरे धीरे वो बर्फ का गोला बड़ा होता रहता है और आप कुछ समय के बाद या लंबे समय के बाद देखेंगे वो गोला आपने जिस जगह से स्टार्ट किया था उससे बड़ी स्थिति में आपको एक मिलेगा। इसलिए निवेश जल्दी शुरू करना और लंबे समय तक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट लेने के लिए। तो सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे कि अ, कौन से ऐसे वेन्यूज हैं, कौन-कौन से ऐसे जगह हैं, जैसे हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, हम पीपीएफ की बात करते हैं, हम ईपीएफ की बात करते हैं। कहाँ पे निवेशकों को निवेश करना चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि उनको सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग रिटर्न वो मिल सकता है? तो ये जो सारे आपने निवेश के जो ऑप्शन बताए, ये सारी चीज़ों पे मोटा मोटी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको डायरेक्टली ऐसे कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है, बिकॉज प्योर टेक्निकल टर्म में कंपाउंडिंग आपको जब एक तरह का ब्याज मिलता है उसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। बट अगर आपकी निवेश की अवधि लंबी है और अपना आप निवेश जैसे आपको डिविडेंड वगैरह जो मिलता है उसको आप नहीं निकालते और साल दर साल वो ही पैसे को इन्वेस्ट करके रखे रहते हैं, तो आपको जैसे आपको पीपीएफ में या ईपीएफ में या इवन आरडी या एफडी में आपको एक कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता है, सेम चीज़ आपको इक्विटी में भी मिल सकता है बनिस्पत आप उसको लंबी अवधि के लिए कंटिन्यू करें। इक्विटी जैसे आप समझते हैं उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है बनिस्पत फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट लाइक पीपीएफ और ईपीएफ एफडी एंड आरडी। तो इसीलिए आपको लंबी अवधि का जो अंतराल अगर आप मेंटेन करके रखते हैं अपने निवेश के लिए तो उससे आपको आई मीन कंपाउंडिंग का रिटर्न आपको इक्विटी पोर्टफोलियो में भी मिल सकता है। तो अभिषेक जी, मेरा एक सवाल ये कि आप अपने क्लाइंट्स को जब वो इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपसे वो सजेशन मांगते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, तो आप जी, उनको क्या सलाह देते हैं? ऐसे कौन से जगह पे वो निवेश करें जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा कॉर्पस वो बना सकते हैं, उनको कंपाउंडिंग रिटर्न का फ़ायदा मिलेगा? देखिए लाइफ में जैसे हम अपने जीवन में देखते हैं कि हर चीज़ का अपना महत्व होता है। सो इस पे डिपेंड करते हुए कि आपकी निवेश की अवधि क्या है, आप किस लंबे समय तक अपना इन्वेस्टमेंट रोक के रख सकते हैं या किस चीज़ों के लिए आप उसको यूज़ करेंगे, एक एक वक्त के लिए यूज़ करेंगे या सालों दर साल। तो हमारा सबसे पहला सजेशन ये होता है कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी निवेश अवधि, अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी, आप किस चीज़ के लिए ये पैसा सेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझ के फिर एक अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए आई मीन दोनों चीज़ों में या और सारी चीज़ों में भी जैसे इक्विटी, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट या इवन गोल्ड या अदर कमोडिटी में भी एक
मिला जुला एक आपको अपना इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बिल्ड करना चाहिए लंबी अवधि के लिए। अगर आप कोई छोटी अवधि के लिए मान लीजिए 5 साल तक अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी अवधि के लिए आप एनीवे इक्विटी में ना इन्वेस्ट करें, बिकॉज़ ऑल्दो आपको रिटर्न लंबी अवधि में ज़्यादा मिलेगा, बट इतनी छोटी अवधि में कुछ भी ऊपर-नीचे हो सकता है। तो हम अपने निवेशकों को हमेशा सजेस्ट करते हैं, पहले आप अपने को समझिए, अपना रिस्क समझिए, अपना जो गोल का ड्यूरेशन है, अवधि है, वो समझिए और तभी अपने इन्वेस्टमेंट को इन सारे जो आपके एवेन्यूज़ हैं, उसमें इन्वेस्ट करें। सर 90s के बाद से हमने देखा म्यूचुअल फंड्स में जिन लोगों ने निवेश किया, अभी कई जगह पढ़ने को मिलता है कि जिन्होंने 20 साल तक 25 साल तक या 15 साल तक बने रहे अपने उस इन्वेस्टमेंट को, उन्होंने बहुत ही अनुशासित तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखा, उन्होंने एक बड़ा कॉर्पस बनाने में सफलता हासिल की है। तो म्यूचुअल फंड में आप क्या सुझाव देते हैं लोगों को, अगर निवेश करना चाहिए तो अपना किस गोल को ध्यान में रखकर और किस तरीके से लंबे समय तक बने रहना चाहिए? आपने अपने खुद ही अपने वक्तव्य में ये बात बताई कि लंबी अवधि एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अब अपनी जो निवेश है उसको थोड़ा बहुत जितना कर सकें, करें और उसको कंटिन्यू करें। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, जिसमें कि आप एक बड़ा एक कॉर्पस एट द एंड ऑफ द से जो आप इस एग्ज़ाम्पल की बात करें, अगर 90 में किसी ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, 30-35 साल का वक़्त अगर इन्वेस्ट किया, तो आप देखेंगे जो कंपाउंडिंग का जो आपको बेनिफिट मिलता है, वो लास्ट के 4-5 सालों में ज़्यादा मिलता है। बिकॉज़ जैसे मैंने बताया, ब्याज पे ब्याज आपको मिलने लग जाता है, तो आपका मूलधन बहुत कम रहता है और आप देखते हैं आखिरी वर्षों में आपका जो कंपाउंडिंग का रिटर्न के 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 कारण आपका जो टोटल आपका जो कॉर्पस बनता है, वो आपके मूल इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं समझने के लिए और फिर उसको स्टिक करने के लिए। सेम म्यूचुअल फंड के एग्जांपल में आप देखेंगे, जिन्होंने 90 में इन्वेस्ट किया, वो फंड आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट निवेशक नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो निवेशक ऑलमोस्ट 90 से ज़्यादा परसेंट निवेशक वो पैसा उसमें इन्वेस्ट करके ही नहीं रखते हैं इतने लंबे समय तक, वो निकाल लेते हैं। आप निकाल सकते हैं, बट आप पहले समझ के करिए कि आपको किस चीज़ों के लिए ये पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब आपको ज़रूरत हो उसमें से निकालते रहिए। जो आपने उसमें से रिटर्न कमाया है, अगर आपकी ज़रूरत का नहीं है, तो उसको इन्वेस्ट ही करके रखे रहें। जस्ट बिकॉज़ आपके रिटर्न आ गए और आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपने वो पैसा निकाल लिया, तो आप ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे खर्च कर देंगे, जिसके लिए फिर बाद में आपको पछतावा होगा। तो अपने अगेन अपना गोल ड्यूरेशन, अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही आप ये अवधि डिसाइड करके फिर इन्वेस्ट करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा या आपके परिवार वालों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल सके। और सर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, क्योंकि कई लोग जो म्यूचुअल जो मार्केट्स में इक्विटी में नहीं जाना चाहते हैं, शायद उनको लगता है कि एक गारंटीड भी इन्वेस्टमेंट है सरकार की ओर से, हालांकि उस पे इंटरेस्ट रेट केवल अब 7.1% है, फिर भी लोग काफी पसंद करते हैं पीपीएफ में। ये कंपाउंडिंग रिटर्न में किस तरीके से योगदान देता है पीपीएफ की अगर बात करें तो? जी, आपकी बात सही है कि इस पे जो रिटर्न है बनिस्बत मान लीजिए इक्विटी के रिटर्न से अगर आप 10 साल का पीरियड देखें तो कम होता है, बट पीपीएफ या ईपीएफ या ऐसे जो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न जो देते हैं, इनका भी अपना महत्व होता है, बिकॉज़ ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। जस्ट बिकॉज़ आपकी अवधि 20 साल का इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज़ इस बीच में आप बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखते हैं, और कभी-कभी लोगों को ये होता है कि फिर वो अनिश्चितता के दबाव में अपना इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं या निकाल लेते हैं। आप जब अलग-अलग जैसे आपके इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, पीपीएफ है या एफडी है या इवन ईपीएफ अपने एम्प्लॉयर के साथ जो करते हैं, ये सब आपको एक पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है, और बट ऑफ कोर्स इसमें आपको फिर से कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, बिकॉज़ एक ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें आपको जैसे मैंने शुरू में बताया था, ब्याज पे ब्याज मिलता है। और जैसे कि इसकी अवधि 15 साल की रहती है, तो आप समझ लीजिए कि हर साल जो आपको पहले साल से जो आपको इंटरेस्ट मिला, उस पे आपको फिर से रिटर्न मिलता है, दूसरे साल पे दोनों आपको मूल और आपको जो पहला साल का इंटरेस्ट है उस पे, ये चीज़ें आपके 14-15 साल तक चलते रहती हैं। और अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है पैसे निकालने की, तो आप इसको हर 5 साल के ब्लॉक में बढ़ा भी सकते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। और बहुत ही अच्छी बात होती है कि ये ब्याज आपको जो है वो टैक्स फ्री होता है, ये एग्ज़ेम्प्ट की श्रेणी में आता है, जिससे कि पूरा रिटर्न आपके हाथ में आ जाता है, जिससे एक्चुअल आपको एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट इतने लंबे समय के लिए मिलते रहता है।
उन लोगों को केवल इक्विटी में अपना सारा पैसा नहीं डालना चाहिए, बल्कि हमें अपने एक कहावत है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। सो हमको जी। पीपीएफ में भी निवेश करना चाहिए, जो कि क्योंकि गारंटीड फर्म है। सर, हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए स्वागत है। आप अपनी बात को पूरी करें सर। हाँ, तो मनीष जी, मैं वही बता रहा था कि जैसे पीपीएफ में आपको एक और बेनिफिट मिलता है, अपार्ट फ्रॉम कि आपको एक फिक्स्ड रिटर्न सालों साल जो आपको कंपाउंडिंग में हेल्प करता है, उसके बजाय आपको एक एग्जाम का भी बेनिफिट मिलता है, जिसमें कि ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। तो आपका ओवरऑल जो रिटर्न होता है वो भी कंपाउंड करते जाता है, और साल दर साल जब मान लीजिए आप 15 साल के ब्लॉक के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको ये रिटर्न टैक्स फ्री मिलता है, और आप इसको हर साल हर 5 साल के ब्लॉक में बढ़ा भी सकते हैं। तो पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा माध्यम है आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट प्राप्त करने के लिए। सर, मैं एक डेटा देख रहा था, खासतौर से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को लेकर, क्योंकि हम सब ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और जो ईपीएफ का जो रिटर्न, अगर अगर कोई भी व्यक्ति अगर 30 साल, हालांकि आजकल लोग उतने लंबे समय तक शायद जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन अगर 30 साल 25 साल अगर कोई काम किया तो वहां भी एक बहुत अच्छा कंपाउंडिंग रिटर्न का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ईपीएफ में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना चाहिए जिससे कि उनको वहां भी फायदा मिले, क्योंकि वो अल्टीमेटली रिटायरमेंट के बाद हर तरह की प्लानिंग, पेंशन सबको मिलता नहीं, तो वो किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है ईपीएफ को लेकर से। सो ईपीएफ तो और अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप मान लीजिए सेम कंपनी में नहीं, लेकिन अलग अलग कंपनियों में अगर आप जॉब करते हुए रिटायर होते हैं, तो आप अपना जो ईपीएफ का आपका कॉर्पस है आजकल तो ऐसा हो गया कि आप एक यूनिक अकाउंट नंबर के बनिस्पत आप अपना जो पुराना आपका जो ईपीएफ का जो कॉर्पस है वो मूव कर सकते हैं दूसरी कंपनी में। तो लोग आजकल ये भी कर रहे हैं कि सालों साल वो लेट्स से काम करते हैं, और अगर वो इन केस वो कंपनी चेंज करते हैं तो अपना ईपीएफ भी वो माइग्रेट कर सकते हैं बहुत इजीली, और उसके कारण आपका जो पुराना जो आपका कॉर्पस रहता है और जो नई कंपनी का कॉर्पस है, दोनों पे आपको ब्याज मिलता रहता है। तो हमारा तो यही एडवाइस रहता है लोगों को कि आप अपने पुराने जो कॉर्पस है उसको जल्दी से जल्दी माइग्रेट करके एक ही कंसोलिडेटेड कॉर्पस रखें, और फिर कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाते जाएं, ताकि जब आप 25 साल या 30 साल के बाद जब एक्चुअली रिटायर करें तो जैसे आपको पीपीएफ में कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता है, टैक्स फ्री मिलता है, सेम चीज़ है आपको ईपीएफ में भी मिलता है। ईपीएफ में कुछ कंडीशंस हैं, जैसे गवर्नमेंट ने 2.5 लाख के ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन होता है सालाना, उसके ऊपर अगर आपका कंट्रीब्यूशन होता है तो उसको उस पर्टिकुलर पोर्शन को, ना कि टोटल कंट्रीब्यूशन को टैक्स फ्री किया जा रहा है। तो 2.5 लाख तक का आपका जो अगर हर साल का कंट्रीब्यूशन होता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर उससे ऊपर का आप कर रहे हैं, बिकॉज आजकल लोगों की सैलरी भी बहुत ज़्यादा हो गई है और उसके हिसाब से 12% का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बहुत लोगों के इसमें। तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने 2.5 लाख के ऊपर एक टैक्स की उस पर लिमिट लगाई है। बाकी ऐसे ईपीएफ में भी आपको ये कंपाउंडिंग का रिटर्न बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए मिल सकता है। तो बिल्कुल अभिषेक जी ने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के जरिए, खासतौर से म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए, किस तरीके से लोग लंबी अवधि में कंपाउंडिंग रिटर्न के पावर को देख सकते हैं, कैसे उनको फायदा मिलेगा। सुरक्षित निवेश के लिए सभी पैसे इक्विटी में न डालें, पीपीएफ का भी चुनाव करें, और क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादातर लोग काम करते हैं, कंपनियों में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी जाते हैं, तो उनको ईपीएफ जो है उनके सैलरी से लगातार कटता रहता है। उनका खुद के कंट्रीब्यूशन भी 12% और एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है, तो वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है कंपाउंडिंग रिटर्न में करता है। तो अभिषेक जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को विस्तार से बताया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग रिटर्न क्या होता है। अन्य विषयों पे भी हम आपसे भविष्य में चर्चा करेंगे, और लेकिन आज हमारे दर्शकों को ये तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, हम इस तरीके के एपिसोड जो है अलग अलग जो फाइनेंशियल जो प्लानर्स हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे, वो आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें, एक बड़ा कॉर्पस तैयार करें, गोल अपने सेट करें, अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके शादी को लेकर, अपने रिटायरमेंट को लेकर किस तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें। तो इन तमाम बातों को लेकर हम सामने अपने जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल प्लानर हैं, उनके जरिए आप तक लेकर आएंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। अभी तक हमने बात की पावर ऑफ कंपाउंडिंग रिटर्न की, लेकिन अब हम उन खबरों पर नजर डालेंगे जो बाजार में हलचल मचा रहे हैं,
सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म की, जो कि एक टेलीकॉम दिग्गज कंपनी है, मुकेश अंबानी की ये कंपनी है। ये माना जा रहा था कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ साल 2025 में बाजार में दस्तक देगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये आईपीओ इस साल नहीं आएगा। यानी वो निवेशक जो इस आईपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनको निराशा हुई है। 2019 में ही एजीएम में मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि अगले 5 सालों में वो टेलीकॉम कारोबार और रिटेल कारोबार को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी एक जो खबरें आ रही हैं कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ साल 2025 में नहीं आएगा, अगले साल इस आईपीओ के आने की संभावना है। वहीं 2027 में रिलायंस रिटेल जो है उसकी लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पर की जा सकती है। तो ज़ाहिर तौर पर इससे निवेशक जो हैं उनको निराशा हुई होगी। आपको तीसरी जो बड़ी खबर हम म्यूचुअल फंड से ही जुड़ी हुई बताते हैं कि अभी हाल ही में एमफी का डेटा आया और एसआईपी के प्रति निवेशकों का कैसा भरोसा बढ़ता जा रहा है। इस डेटा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में जो निवेश है वो 27,000 करोड़ रुपए के पार चला गया है। जून महीने में एसआईपी के जरिए करीब 27,269 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों ने निवेश किया, जो कि मई में 26,688 करोड़ रुपए था। यानी पिछले कुछ वर्षों में लगातार एसआईपी के प्रति फैसिनेशन जो है वो निवेशकों में बढ़ा है और वो बदस्तूर जारी है। हर महीने ये एक नया रिकॉर्ड बना रहा। तो ये म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ एक नया डेटा था। साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं उसके आईपीओ में, उनके लिए अच्छी खबर है। आईसीआईसीआई प्रू एएमसी जो है उसने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिया है कंपनी ने, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी ने, और वो 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आने की तैयारी में है बाजार में। और इसमें प्रूडेंशियल, जो कि आईसीआईसीआई बैंक की साझेदार है, वो अपने ऑफर फॉर सेल के ज़रिए अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। और आपको बता दें बाज़ार में जो भी एएमसी से जुड़ी कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं, उन्होंने अपने निवेशकों को शानदार रिस्पांस दिया है। तो आईसीआईसीआई प्रू एएमसी दूसरी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है और उससे भी निवेशकों को बेहतर रिटर्न की उम्मीद है। अब इस कंपनी ने भी अपना ड्राफ्ट पेपर आईपीओ लाने के लिए दाखिल कर दिया है। अब हम चलते हैं सभी जो बैंक खाता धारक हैं उनके फायदे की खबर की तरफ। आपको बता दें देश में कुल 6 सार्वजनिक जो क्षेत्र के बैंक हैं, उन्होंने मिनिमम बैलेंस अकाउंट पर जो पेनल्टी खाता धारकों को देना पड़ता था, हर खाता धारक को एक मिनिमम बैलेंस अपने खाते में मेंटेन करना पड़ता था। तो अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो बैंक आपसे पेनल्टी वसूलता था। लेकिन ऐसे 6 सरकारी बैंक हैं, उन्होंने मिनिमम अकाउंट बैलेंस पर जो पेनल्टी वसूला जाता था उसको खत्म कर दिया, इस प्रावधान को, जिससे खाताधारकों को बड़ी राहत मिली है। सरकारी बैंकों ने तो ये कदम उठा लिया, लेकिन अब सवाल उठता है कि निजी बैंक इसे लेकर कब फैसला लेंगे, कब वो मिनिमम जो बैलेंस है उस पर पेनल्टी वसूलना कब बंद करेंगे, ये हमें देखना होगा। लेकिन इस पैकेज को आप देखिए। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा कि अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर बैंक ने आपसे पेनल्टी वसूला होगा। बैंकों के इस रवैये की भारी आलोचना पिछले कई सालों से हो रही थी। पेनल्टी वसूली में सरकारी बैंक भी शामिल थे, लेकिन 6 सरकारी बैंकों ने सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। बैंक खाते में बैलेंस कम भी हो जाए तो भी अब कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। जिन बैंकों ने सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की अनिवार्यता को खत्म किया है, उनमें कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक शामिल है। खाता धारकों से मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर पेनल्टी वसूलने के नाम पर कई बैंक मोटी कमाई सालों से करते रहे हैं। इसी साल संसद में जब वित्त मंत्रालय से सवाल पूछा गया था कि पिछले 5 सालों में बैंकों ने कितने खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर पेनल्टी वसूला है, इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने बताया कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने खाते में कम बैलेंस होने पर कितने खातों से पेनल्टी वसूला है, इसका डेटा आरबीआई नहीं रखता है। आरबीआई ने तो पल्ला झाड़ लिया, लेकिन पिछले दिनों ये जानकारी आई थी कि वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर 2023-24 के बीच
सरकारी बैंकों ने 8,500 करोड़ रुपए खाता धारकों से पेनल्टी के जरिए वसूला था, क्योंकि इन खातों में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं मेंटेन किया गया था। बहरहाल सरकारी बैंक भले ही मिनिमम अकाउंट बैलेंस पर पेनल्टी वसूलना बंद कर रहे हो, लेकिन निजी बैंकों में यह नियम बदस्तूर जारी है। और आपको बता दें, आपने हमारे आज जो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा शो है वो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखिए। द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल पर जाकर अपने कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया लिखिए, और आप क्या जानना चाहते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानर से, क्या आप देखना चाहते हैं, अपने सुझाव दीजिए। तो द फेडरल देश को इसी प्रकार देखते रहिए, और हम आपके लिए हर हफ्ते पर्सनल फाइनेंस शो में नई जानकारियां लेकर आएंगे, किस तरीके से आप अपने लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, अपने निवेश कर सकते हैं, चाहे वो शेयर बाजार से जुड़ा हो, चाहे म्यूचुअल फंड से जुड़ा हो, और हम अलग अलग जो क्षेत्र हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस शो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द फेडरल देश को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।